All right. So, hello everybody and welcome to the session. Welcome to lecture number 3 of our chapter 3 chemical kinetics. Please let me know in the chat box, am I clearly audible and visible to all my बच्चा पार्टी? All बच्चा पार्टी कहाँ गया? ये रहे मेरे बच्चा पार्टी. बड़ा भाई, क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है एंड मैं सुनाई दे रही हूँ, दिखाई दे रही हूँ क्लियरली? सारी चीजें सही है ना? ऑल राइट, ऑल राइट. हाय गुड इवनिंग विशाल, गुड इवनिंग आदि, निर्भय, शगुन, निर्भय, join our निर्भय बैच. सॉरी गाइस, सॉरी. जीवांश, जीवांश, ओके, कृति, स्नेहा, याशवी, एस्कॉर, मुस्कान, जानवी, प्रबलीन, प्रबलीन मैम भी आ गई हमारी क्लास में, रुचि, फरा, भूमिका, काजल, सैयद, जैस्मीन, श्रद्धा, हिमांशु, शौर्या, पलक, वैष्णवी. ओके, ऑलराइट, बहुत सारे नाम हो गए, महक एंड ऑल. हाय एवरीवन, गुड इवनिंग. मिल गए हम वापस से 2 दिन के बाद, पूरे 2 दिन की छुट्टियों के बाद. आपके सीनियर्स का रिजल्ट आ चुका है ना? सो यस, आपका भी क्लास 12 है. एंड बाय द वे, वैसे क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चों के बहुत अच्छे स्कोर आए हैं एंड आई हैव रिसीव्ड दिस टाइम a lot of student have got 100 out of 100 in chemistry. तो मैं ऐसा सोच रही थी, मैं आते ही अपनी क्लास में भी ये बात बोलूंगी कि यार ये मुमकिन है, बिलीव मी, ये आसान है, आप कर सकते हो. इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने यही बात बोली है कि केमिस्ट्री में स्कोर की वजह से हमारे बहुत अच्छे परसेंटेज भी बन गए, है ना? सो गाइज, ध्यान देना इस सब्जेक्ट में. एंड मुझे पता है फिर मुझे आपका भी इंटरव्यू लेना ही है ना? आपके तो घर वर भी आना ही है ना? हाँ जी भाई. सो यस, तो देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया, स्पेसिफिकली केमिस्ट्री में भी. तो भाई तुम इस सब्जेक्ट को ज्यादा हल्के मत लेना, टॉलरेट मत करो, ऐसे लीनियंट तरीके से मत लेना, ठीक है? थोड़ी सी मेहनत कर लोगे ना तो आपकी मार्कशीट बहुत बेहतरीन बना देगा. ये इकलौता सब्जेक्ट है जो आपकी मार्कशीट बेहतरीन बना सकता है बहुत आसानी से, है ना? वैसे मुझे पता है बाकी सब्जेक्ट में भी ऑब्वियसली बहुत अच्छा करने वाले हो, लेकिन भाई मैं तो अपने सब्जेक्ट की तुमसे बात करूंगी कि केमिस्ट्री में यू कैन डेफिनेटली स्कोर 100 आउट ऑफ 100, जो बहुत सारे बच्चों को नामुमकिन लगता है. स्पेशली आई गेस क्लास 12 के बच्चे, जब से 12th में आए हो आप लोग, तो मुझे बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट आ रहे हैं, मैम डिफिकल्ट लग रहा है क्लास 12, ऐसा लग रहा है जैसे 12th की केमिस्ट्री ज्यादा मुश्किल है. बिलीव मी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आसान है. बस आपको बताए हुए रास्ते पे चलना है, जो मैं आपको बताती जाऊंगी, और आप बहुत आसानी से अच्छे मार्क्स लाने वाले हो, ठीक है? तो एग्जैक्टली आपके घर वर मुझे आना ही है. ये तुम मानो चाहे ना मानो, मैं आऊंगी, ठीक है? मैं तो आ जाऊंगी आपके घर रिजल्ट वाले दिन, ठीक है? जैसे ही रिजल्ट अनाउंस होने वाला होगा, फॉर्म फिलिंग होगी, तुरंत मैं तो ऐसे 2-3 एड्रेस लेके घर आने वाली हूँ, ठीक है? सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद अपना लेक्चर नंबर 3 व्हिच इज ऑफ कोर्स चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स. अब इस लेक्चर में आज हमें क्या पढ़ना है? देखो लास्ट टाइम मैं आपको कोई क्वेश्चन भी देके गई थी, ओके? आई रिमेंबर, एक क्वेश्चन भी मैं आपको देके गई थी, है ना? क्वेश्चन किया, सॉल्व, किससे किससे वो क्वेश्चन हो गया कि नहीं हुआ? थैंक यू सो. इट इज अ बिग डे फॉर मी, ऑफ कोर्स. जब आप लोग का रिजल्ट आता है तो वो हमारे लिए भी बहुत बड़ा दिन होता है. तो यस, इट वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट डे ऑफ द पर्टिकुलर ईयर, पूरे साल का, है ना? सो यस, आई एम सुपर डुपर हैप्पी फॉर दैट. बताओ, नहीं हुआ? हो गया, कुछ बच्चों से हो गया, कुछ बच्चों से नहीं हुआ. देखो, हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, आपने अटेम्प्ट किया है. अगर आपने अटेम्प्ट किया तो बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन ट्राई जरूर करना था, ठीक है? चलो आज के टॉपिक में बाद में आएंगे, फिलहाल हम उस क्वेश्चन को कर लेते हैं. क्वेश्चन क्या था, एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा. क्वेश्चन आपका क्या था? क्वेश्चन क्या था? ये वाला था क्या, 2a + 3b से प्रोडक्ट मिल रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ए के रिस्पेक्ट में? यही है, 2a + 3b से प्रोडक्ट मिल रहा है ना? ठीक है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए दिया हुआ है 2, एंड यही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी दिया हुआ है -1, आई थिंक, है ना? ये हमारे पास क्वेश्चन है. तो पहला पार्ट कह रहा था रेट लॉ एक्सप्रेशन बताइए. रेट लॉ एक्सप्रेशन बताइए, है ना? रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा? मेरे ख्याल से यही क्वेश्चन था ना? यस, ठीक है, परफेक्ट. चलो भाई, तो इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन बताना है. रेट लॉ क्या था मैम? कुछ नहीं, एक एक्सप्रेशन था, एक कैलकुलेशन तरीका था मैम. रिलेशनशिप बिटवीन बताता है बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कॉन्सेंट्रेशन जो है अपने रिएक्टेंट का, ठीक है? तो क्या लिखेंगे हम? रेट ऑफ रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन, यानी कि रेट लॉ, ROR, या जिसे आप स्मॉल r से डिनोट कर सकते हो, ये होता है K A की पावर B की पावर, ठीक है? अच्छा,
a की पावर 2 b की पावर 3 लिख दोगे क्या, क्योंकि यहाँ बैलेंसिंग में 2 और 3 लगा है? नो मैम, हम देखते ही ये चीज नहीं लिख सकते, हम ये चीज देखते ही रिएक्शन को नहीं लिख सकते, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे पावर में, हम पावर क्या लिखेंगे, जो हमें ऑलरेडी गिवन है, देखो उसने दे दिया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन a के लिए 2 है एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन b के लिए -1 है, तो ये आ गया हमारा पहला आंसर, ये आ गया हमारा पहला आंसर, ठीक है, पहला आंसर आ गया हमारा। दूसरा आंसर क्या था, दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन था, उन्होंने कहा था आई गेस रेट ऑफ रिएक्शन बताना था जब ए को डबल किया था, ऐसा कुछ था ना, concentration of what is the effect on rate if concentration of A is doubled, okay, if only concentration of A, इसको लिख देते हैं, concentration of A को डबल कर दिया था, तो बोल रहे थे बताइए इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, ये हमारा क्वेश्चन था, है ना। चलो, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को केवल डबल किया गया, ए के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, एक नया आर निकालते हैं, R2 की वैल्यू निकालो, ये R1 है, ये R1 है ना, R1 मतलब जो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन आ रहा है। अब उसने बोला अगर इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को हमने 2 टाइम्स कर दिया तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू K 2A, ए को डबल कर दिया 2A, और पावर कितनी है 2, और B की पावर है -1, B को तो कोई चेंज नहीं किया, है ना। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, देखो इसको डबल किया, ओवरऑल देखो R1 या क्या लिखे R2 अपॉन R1 लिख दो, R2 अपॉन R1 लिख दो, है ना। K और K तो कैंसिल हो जाएगा, चाहे तो पूरा लिख लो, K 2A की पावर 2 B की पावर -1 अपॉन K A की पावर 2 B की पावर -1, ये क्वेश्चन है ना। तो हमने क्या किया, हमने दो रेट ऑफ रिएक्शन निकाले, एक जो इनिशियली गिवन था, एक जो फाइनल था, मैं यहीं पे रिपीट कर रही हूँ तो बाद में रिपीट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। उन्होंने बोला आपने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को डबल कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या इफेक्ट होगा, तो हमने बोला ठीक है, एक नया रेट ऑफ रिएक्शन निकाला, पहले तो ये हो रहा था इनिशियली, अब हमने इसके ए के कॉन्सेंट्रेशन को 2 बार मतलब डबल ए की कॉन्सेंट्रेशन डाल दी, तो हमने बोला ए की कॉन्सेंट्रेशन को 2 टाइम्स कर दिया, ठीक है। अब फर्क क्या पड़ा होगा, तो दोनों को डिवाइड कर दो कि फाइनल क्या है और इनिशियल क्या है, ठीक है। तो देखो b की पावर -1 b की पावर -1 कैंसिल, k कांस्टेंट है, कांस्टेंट इज गोइंग टू बी ऑफ कोर्स कांस्टेंट, है ना। तो ठीक है, कितना हो गया 2 2 4a, R2 अपॉन R1 4a हो रहा है ना, 4a, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा R2 बाय R1 इज इक्वल्स टू 4a, है ना, a स्क्वायर, है ना। दिस मीन्स कि अगर हम R2 को देखें तो वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है ना, 4 टाइम्स हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है डायरेक्ट, R2 विल बिकम 4 टाइम्स, R2 विल बिकम 4 टाइम्स, आया देखो, अगर मैंने इसको डबल कर दिया, है ना, तो भाई कितना आ जाएगा, अगर इसको 2 टाइम्स कर दिया तो 2 इंटू ए की पावर 2, तो 2 2 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 और a स्क्वायर, है ना, तो ये हो जाएगा R2 जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगा, R2 विल बिकम 4 टाइम्स, ठीक है। अच्छा एक और था, b को अगर हाफ कर दिया, एक क्वेश्चन ये था 1 2, ये सेकंड पॉइंट था, अच्छा सॉरी, ये सेकंड पॉइंट, नहीं नहीं नहीं, सेकंड पॉइंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी था ना, एक सेकंड, सेकंड पॉइंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने को भी था ना, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, रुको, सेकंड पॉइंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो उसको थर्ड कर देती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे थर्ड कर देती हूँ, डोंट वरी, इसको सेकंड पॉइंट कर दो या उसको फोर्थ पॉइंट कर देंगे, ठीक है, डोंट वरी, उसको हम फोर्थ पॉइंट कर देंगे, ठीक है। फिलहाल थर्ड पॉइंट देखो क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी को अब हमने हाफ कर दिया, तो बोला रेट ऑफ रिएक्शन में क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, यस मैम। तो R2 अगर वापस से निकाले, है ना, एक नया R रेट ऑफ रिएक्शन, तो आएगा K A की पावर 2 और B बाय 2 की पावर -1, ये कैसे हुआ मैम, देखो B को आपने हाफ किया तो B को मैंने हाफ कर दिया, B इंटू 1/2 मतलब B बाय 2, ठीक है, इंटू माइनस का 1, ठीक है, तो ये हमने रख दिया, यस मैम। तो यहां से R2 बाय R1 वापस निकालो, R2 बाय R1 कितना हो जाएगा, K A की पावर 2 B बाय 2 की पावर -1 डिवाइडेड बाय K, इनिशियल कितना था A की पावर 2 और B की पावर -1, है ना। यहां से क्या कैंसिल होगा, ये वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी, है ना, यस मैम। कितना आ जाएगा, B बाय 2 की पावर -1 इंटू B, है ना, इंटू B ऊपर जाएगा, B हो जाएगा, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, B की पावर -1 इंटू B इंटू 1/2 की पावर -1, यानी कि ऊपर चला जाएगा 2 हो जाएगा, और B और B -1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब बचेगा केवल और केवल 2। तो इस बार क्या आ जाएगा आंसर,
R2 जो हो जाएगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। ये आ गया हमारा आंसर 3। ये तो नॉर्मल सॉल्विंग थी, है ना। b बाय 2 था, b बाय 2 की पावर -1 इंटू बी, है ना, मतलब b की पावर -1 यानी कि 1 बाय b इंटू नीचे वाला b ऊपर आ गया b इंटू 1 बाय 2 की पावर -1 मतलब 2 की पावर 1, तो ये कैंसिल आउट, बचा क्या 2 बचा, ठीक है। तो यानी कि ये 2 टाइम्स हो जाएगा। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा था, आई गेस क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट था, उसको हम थर्ड कर दे रहे हैं, फिलहाल हम उसको थर्ड पार्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। चलो, तो इसी का फोर्थ पार्ट क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकलता था, वो पावर जो होती थी ना, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू एन, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू एन, ये स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं होते थे, पावर होती थी ना। तो x कितना है 2, ये x है ये y है, तो 2 प्लस माइनस का 1 है ना, कितना हो जाएगा n की वैल्यू, तो n इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 इज 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1, यूनिमोलिकुलर था। चारों के चारों ऑप्शंस हमारे हो गए। बताओ किसे किसे क्लियर है भाई ये क्वेश्चन, कितने बच्चों को क्लियर है ये क्वेश्चन। a की पावर 2 भी आएगा मैम, a की पावर 2 भी आएगा मैम, कहां पे a की पावर 2 भी आएगा, a की पावर 2 आएगा, a की पावर 2 आएगा मतलब मैं समझी नहीं, a की पावर 2 आएगा, a की पावर 2 आएगा, एक मिनट, इस वाले में कह रहे हो a की पावर 2, a की पावर 2 2 ही तो, अच्छा आएगा कि अच्छा कैंसिल आउट होगा, आएगा नहीं जाएगा बेटा, आएगा नहीं जाएगा, ये कह रहे होगे शायद, है ना। हाँ 4a 4 है ना, 4 टाइम्स ऑफ r1, ये यहाँ चला जाएगा 4 टाइम्स ऑफ r1, है ना, 4 टाइम्स ऑफ r1 या 4r1 लिख सकते थे, है ना, जैसे यहाँ पे हो जाएगा 2r1, है ना, ठीक है, उसको करेक्ट कर लेना, वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। यस, चलो भाई बताओ किस किस बच्चे को, कितने प्रतिशत बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर था, क्या आपको ये क्वेश्चन आया समझ में। आई होप आप में से बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा खुद से ही, है ना, लेकिन अगर नहीं कर पाए हो तो भाई ये है इसका सोल्यूशन, ध्यान से देख लो इस क्वेश्चन को। इनफैक्ट बोर्ड्स में भी इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, मतलब ये ऐसे नहीं पूछ लेगा कि एग्जैक्टली इतना बड़ा डिटेल में इसका क्वेश्चन, बट वो ऐसे पूछेंगे, कई बार वो आपको ऐसे लिख के दे देंगे, व्हाट विल हैपन इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल्ड, इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज हाफ, और ये पार्ट ऑफ क्वेश्चन होता है, जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें एक छोटा सा पार्ट ये भी ऐड होता है, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि बस कुछ नहीं करना है, जिसकी बात कर रहा है उसको डबल कर दो, हाफ कर दो, 3 टाइम्स कर दो। अच्छा, कई बार वॉल्यूम से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं, बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज डबल्ड, लेट्स से उसने बोल दिया वॉल्यूम ऑफ अ कंटेनर इज डबल्ड, ठीक है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिखो, अगर कभी उन्होंने बोल दिया, अगर उन्होंने कभी बोल दिया कि वॉल्यूम ऑफ अ कंटेनर, कुछ बोल दिया वॉल्यूम ऑफ कंटेनर से रिलेटेड, तो हमें हमेशा याद रखना है कि जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होता है वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है। तो लेट्स से उसने बोला होता कंटेनर का वॉल्यूम 2 टाइम्स हो गया, लेट्स से लेट कर लो, उसने बोला 2 टाइम्स हो गया वॉल्यूम, ठीक, तो हम कॉन्सेंट्रेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे, जैसे ए का कॉन्सेंट्रेशन है तो डिवाइडेड बाय 2, बी का कॉन्सेंट्रेशन है डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, तो वो हाफ हो जाए, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ने पे कॉन्सेंट्रेशन घटता है, सबको पता है ये बात। भाई आपने चीनी और पानी लिया तो चीनी का कुछ कॉन्सेंट्रेशन है, मिक्स कर दिया, अब उसमें आपने पानी बढ़ा दिया, तो वॉल्यूम बढ़ाने से चीनी का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, या चीनी बढ़ाने से पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है। इन शॉर्ट, किसी भी चीज का वॉल्यूम बढ़ाते हो कॉन्सेंट्रेशन कम करते हो, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो वॉल्यूम कम करते हो, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बताओ बताओ बताओ, क्लियर क्लियर, कोई भी टेस्ट मैम शो ही नहीं हो रहा है, कोई भी टेस्ट शो नहीं हो रहा है, टेस्ट आपका, हाँ कुछ एरर था आई गेस, कुछ मुझे इंस्टा पे ही तुम लोगों ने मैसेज कर दिया था तो मैंने बता दिया था, वो सही हुआ या नहीं मैंने चेक नहीं किया उसके बाद, क्योंकि मतलब बात तो हो गई थी कि वो सही हो जाएगा, बट फिर मैंने चेक नहीं किया। टेस्ट सही नहीं हुआ क्या अभी भी, एक बार बता दो मुझे। मैम लॉग टेबल से लॉग नहीं बेटा, आपको लॉग टेबल नहीं मिलेगी, नो लॉग टेबल विल बी प्रोवाइडेड बच्चा, लॉग टेबल से नहीं पढ़ना है आपको लॉग, ठीक है, नहीं हो रहा, टेस्ट शो नहीं हो रहा, हो रहा है या नहीं हो रहा है, या नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, 11th वाला ही आ रहा है अभी भी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो फिर से इस क्लास के बाद एक बार मैं चेक करवाऊंगी। हाँ, इसको नोट कर लिया सभी ने,
चलो ठीक है, इसके बाद फिर से मैं चेक करवा लूंगी एक बार टेस्ट। लास्ट टाइम जब आप लोगों ने बोला था, मैंने पूरा प्रॉपर कॉल पे बात करके सब बोल दिया था, फिर उसके बाद मैंने ही आपके क्वेश्चंस रीचेक करे थे, फिर मुझे पता चला कि गलती से उसमें 11th के कुछ क्वेश्चंस आ गए, वो भी मैंने सही करवाया था, बट अब आई डोंट नो वो अपलोड कैसे हुआ है यार, फिर से एक बार चेक कर लेंगे, डोंट वरी, फिर से एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है ठीक है, यहाँ पे किसी को बेटा इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो। क्वेश्चन में गिवन पता चल जाता है मैम, फॉर्मूला भी पता चल जाता है, सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है, स्टेप पता नहीं चलता कि कब कौन सा स्टेप आएगा। दिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस बेटा, इसमें मैं क्या बोल दूं, देखो अब कौन सा स्टेप आएगा ये आपको कैसे पता करना है, ये पता करने के लिए कुछ नहीं होता, ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट कैसे पता है इसके ऊपर होता है। जैसे आपको पता है गिवन क्या है, आपको पता है फॉर्मूला क्या लगना है, तो स्टेप कैसे गलत हो सकता है? इसका मतलब कि आपने जब वो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आपने उस कॉन्सेप्ट को ही अच्छे से नहीं समझा, आपको पता ही नहीं है कि क्या कैसे निकल रहा है। अब जैसे मुझसे यहाँ पे बोलेगा लेट्स से मुझे सब पता है, स्टेप पता है, फॉर्मूला पता है, मुझे ये नहीं पता ये R2/R1 = 4 आ सकता है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, तो इसका मतलब मुझे तो पता ही नहीं है ना कॉन्सेप्ट क्या था, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो यही कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल करने पे ये डबल हो जाएगा, और डबल हो जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये इक्वल टू ये आ जाएगा। तो इट इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट ओनली, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो, ठीक है, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो। फिर केमिस्ट्री का ही केवल शो नहीं हो रहा, ठीक है, मैं इसको करवाती हूँ सही बेटा, डोंट वरी। चलो, छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, अरे नहीं करना भाई, नहीं करना। चलो, तो यार ये वाला क्वेश्चन आई गेस आपको आ गया होगा। यूनिट ऑफ के हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में, अगर आपको याद हो हम डिस्कस कर चुके हैं। यूनिट ऑफ के निकालना था, तो के होता क्या है, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, है ना, या ऐसे बोल लो इसकी यूनिट होती क्या है, मोल पर लीटर की पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स, ये यूनिट होती है ना, के इक्वल्स टू मोल पर लीटर की पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स, मोल पर लीटर की पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स, है ना, ये यूनिट होती है। तो जीरो ऑर्डर के लिए n की वैल्यू 0, फर्स्ट ऑर्डर के लिए n की वैल्यू 1, सेकेंड ऑर्डर के लिए n की वैल्यू 2, तो हम ये वैल्यू रख के निकाल सकते थे। वैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बता दिया था, फिर भी ताकि आपको याद रहे, वापस इसको लिख रही हूं मैं, तो आ जाएगा मोल 1 - 0 = 1, यानी कि मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये आ जाएगी यूनिट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दिस विल बी द यूनिट फॉर सॉरी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, है ना, यूनिट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर के लिए 1 - 1 = 0, यानी कि k इज इक्वल्स टू यूनिट कितनी आ जाएगी, ये क्या लिखा है, मोल, अच्छा डायरेक्ट यूनिट लिख दे रही हूँ, सेकेंड इनवर्स। तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यूनिट आ जाएगी सीधा सेकेंड इनवर्स। सेकेंड ऑर्डर के लिए 1 - 2 इज -1, तो यूनिट कितनी आ जाएगी, मोल -1, यानी कि लीटर ऊपर आके +1 हो जाएगा, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये यूनिट आ जाएगी जब सेकेंड ऑर्डर है। और इसी तरीके से हम यूनिट निकाल सकते हैं। तो ये चीज हमने आई गेस पढ़ ली थी, तो सबको याद ही होगी, है ना, ये चीज हमने पढ़ ली थी तो सबको याद होगी। वेरी गुड वेरी गुड, तो ये यूनिट सबको याद होनी चाहिए भाई। यहाँ पे बस 2 आ जाएगा, तो 1 - 2 = -1, तो एक एक करके यूनिट को लिख देना है, ठीक है। तो अलग अलग यूनिट होती है इसकी, अलग अलग उसके लिए। एक क्वेश्चन का आंसर दो, इस के टेम्परेचर डिपेंडेंट बेटा, क्या ये के टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, यस और नो, क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, यस और नो, यस और नो इन द चैट बॉक्स। क्या के टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ये जो के आप निकालो, के है क्या, रेट कांस्टेंट, है ना, रेट लॉ में जो कांस्टेंट आ रहा था दैट वाज के, क्या ये कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, यस और नो। आई गेस हमें वानी ने सबसे पहले आंसर दिया है, वेरी गुड, बहुत सारे करेक्ट आंसर्स, यस इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो के की वैल्यू बढ़ेगी, टेम्परेचर कम होगा के की वैल्यू कम होगी, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा के की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो के इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। अच्छा, अब आज का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, एलिमेंट्री रिएक्शंस एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। अच्छा, हम जो भी रिएक्शन देखते हैं, आपको क्या लगता है वो कितने स्टेप में होती है? कोई भी रिएक्शन आप अभी तक आपने याद करी हो, तो कभी भी याद हुई हो कुछ भी, तो मैम सारी रिएक्शन तो एक ही स्टेप में होती है, एक ही लाइन में तो लिखी रहती है रिएक्शन, बट आंसर इज नो। कुछ रिएक्शन सिंगल स्टेप में होती है, कुछ रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में होती है। ऐसी रिएक्शन जो एक ही स्टेप में हो, सिंगल स्टेप में हो, उन्हें आप बोलते हो एलिमेंट्री रिएक्शंस। व्हाट इज एलिमेंट्री रिएक्शन मैम? एलिमेंट्री रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है, देखो मैं ना कल पिछले 2 दिन से आई गेस आपकी कुछ क्लासेस भी नहीं हुई होंगी कल परसों की, है ना, मेरी तो वैसे भी नहीं थी, मेरी तो छुट्टी पूरी चली गई थी, तो मतलब ऐसे मैं तुम लोग को पढ़ा रही हूँ ना, पता नहीं क्यों मेरे मन में बस वही चल रहा है, क्योंकि पिछले 2 दिन से हम सिर्फ रिजल्ट में लगे हुए हैं, और मुझे ऐसा सा लगने लगता है जैसी रिजल्ट की बातें होती हैं। सो यू गाइज आर वेरी क्लोज टू मी एंड यू ऑल नो दैट, ऑफ कोर्स यू ऑल नो दैट, है ना। तो ऐसे मैं पढ़ाते भी सोच रही हूँ कि यार
अच्छे से पढ़ रहे होंगे ना, तो प्लीज अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो, कॉन्सेप्ट समझोगे मार्क्स अपने आप आएंगे। मेक श्योर इस चीज को दिमाग में रखो, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझोगे बेटा, मार्क्स अपने आप आएंगे। मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना है, जब तुम कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ोगे ना, मार्क्स तुम्हें वो होता ना कि इतनी मेहनत करो कि क्या कहते हैं, जो तुम्हारी कामयाबी है, जो तुम्हारा क्या कहते हैं फल है, वो झक मार के तुम्हारे पास आए, बस वही वाली बात है। कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, बहुत अच्छे से समझो। जब तक कॉन्सेप्ट दिमाग में ना आए, समझ ना आए कि ये चीज हो क्यों रही है, इसका मतलब क्या है, तब तक आपको चीजों को पूछते रहना है ना। भाई हो सकता है एक बार आपका मैसेज मिस आउट हो जाए, 2 बार हो जाए, भाई लास्ट लेक्चर तक कभी ना कभी तो कुछ होगा ना। और वैसे तो मैं कभी ऐसी पूरी कोशिश करूंगी आपको कभी कुछ पूछने से पहले ही मैं बता दिया करूं उसका मतलब क्या होता है ना। तो मतलब इन शॉर्ट बस मैं बता रही हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ लो, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि क्योंकि मुझे तुम्हारे रिजल्ट चाहिए अच्छा, समझे तुम लोग, मुझे रिजल्ट चाहिए अच्छा, ये पहले से बता दूं, समझे। फिर मत कहना मैम आप प्रेशराइज कर रहे हो। हाँ कर रही हूँ, तुम्हें नहीं करूंगी तो किसको करूंगी प्रेशराइज, है ना। तो याद रखना ये बात। चलो आगे बढ़ते हैं, मतलब इन शॉर्ट दिमाग में कॉन्सेप्ट रखो अच्छे से, ठीक है। चलो तो सुनना, हाँ तो कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो हमें देखने में लग रहा होता है यार एक ही स्टेप में तो लिखी है, पर ऐसा नहीं होता। हर रिएक्शन आप देख के नहीं बता सकते। पहली चीज तो कोई भी रिएक्शन हम देख के अच्छा बता भी सकते हो, कब क्या कंडीशन है कि देख के पता लग सकता है भी बताऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हम देखें और बोलते यार ऐसे एक लाइन में लिखे मतलब 1 स्टेप रिएक्शन है, ये मतलब नहीं होता इसका, ठीक है। तो कुछ रिएक्शन होती है जो सिंगल स्टेप में होती है, कि भाई 2 चीजें रिएक्ट करी या एक चीज टूटी, कुछ भी कोई भी रिएक्शन हुई और उससे प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। क्योंकि वो एक ही स्टेप में हुआ तो उसे आप बोलते हो एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो सिंगल स्टेप में हो जाए, उनको होने के लिए कोई दूसरा स्टेप ना लगा हो, दैट इज एलिमेंट्री रिएक्शन। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में केवल एक ही स्टेप होता है और वही स्टेप उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मतलब समझो, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, अच्छा ये टर्म भी याद रखना, आपको ऑर्गेनिक में भी यूज होगा, ठीक है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मतलब होता है एक ऐसा स्टेप जिससे रेट ऑफ रिएक्शन हम बता पाए, है ना। मतलब हमने ये रिएक्शन का ये स्टेप है ना, एक ही स्टेप में हो, एलिमेंट्री तो एक ही स्टेप में रिएक्शन होने वाली है, तो मतलब एक रिएक्शन हुई क्योंकि एलिमेंट्री है मतलब एक ही स्टेप में हुई होगी, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन उसी स्टेप से निकलेगा। कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो रेट ऑफ रिएक्शन हम बोल रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये जो पूरी रेट ऑफ रिएक्शन हम निकालना सीख रहे हैं वो उसी एक स्टेप से निकल सकता है, ठीक है। उसे आप बोलते हो कि वो हो गई हमारी एलिमेंट्री रिएक्शंस, ठीक है। तो पहले एलिमेंट्री रिएक्शंस का मेरे ख्याल से मतलब समझोगे, ऐसी रिएक्शंस व्हिच टेक्स प्लेस इन वन स्टेप, केवल एक ही स्टेप में हो रही है, उन्हें हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस, ठीक है मैम। आगे बढ़ते हैं। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस order of reaction is equal to the sum of all the reactant molecules as represented by the balanced chemical equation, a very important point। इतनी देर से हमने जब जब पढ़ा कि यार मैम ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये ना स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को देख के नहीं बता सकते, जो के की वैल्यू है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को देख के नहीं बता सकते, हम इतनी देर से बातें कर रहे थे ना, यस मैम। लेकिन यहाँ पे कह दिया गया है अगर कोई रिएक्शन एलिमेंट्री है मतलब सिंगल स्टेप की रिएक्शन है, तो आप उसकी बैलेंसिंग देख के ही उसका कॉन्सेंट्रेशन की पावर लगा दोगे। क्या बोला मैम ने, क्या मतलब है इस बात का, एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शंस का क्या मतलब होता है। सबसे पहले एलिमेंट्री रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस हैं जो कि सिंगल स्टेप में होंगी, सिंगल स्टेप वाली रिएक्शंस। लेट्स से मैंने बोला कि A प्लस बी जब मिला तो उसने C बना दिया, ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है हमारे लिए। क्यों, क्योंकि मैंने बोला ये एक ही स्टेप है। अच्छा एक ही स्टेप में हो रहा है मतलब यही स्टेप इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, मतलब इसी स्टेप से हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। इसी स्टेप से हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेंगे, ठीक है। यस मैम। दूसरा पॉइंट ये कह रहे हैं कि एलिमेंट्री रिएक्शन में जो बैलेंसिंग होती है, मान लो मैंने बोला 2A प्लस 3B गिव्स आउट C या 2A प्लस B गिव्स आउट C, चलो ठीक है। एलिमेंट्री रिएक्शंस में, इन एलिमेंट्री रिएक्शन जो आप रेट ऑफ रिएक्शन में ऑर्डर निकालते हो, जो आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हो, उसमें जो पावर्स लगाते हो that will be equal to stoichiometric coefficient only in case of elementary reaction। एलिमेंट्री रिएक्शन में आप मतलब सोचो कितनी आसान बात है, हमने अभी तक बोला कि यार ये जो निकलता है ना, ये जो क्या बोलते हैं, ये जो कंसंट्रेशन की पावर लगा रहे हैं ना हम, वो ऐसे नहीं निकाल सकते, वो तो निकलता है मैम एक्सपेरिमेंटली। पर यहाँ पे देखो कितना आसान हो गया, देखते ही पावर आप लगा दोगे। मतलब अगर मैं इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछूं तो तुम बताओ क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, मैं बोलूंगी रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू के A की पावर x B की पावर y,
और यहाँ पे x और y क्या हो गया, वही जो पावर, वही जो बैलेंसिंग में लगी है, a की पावर ये हो गया x, और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, ये हो गया y, यानी कि हो गया 2, और b की पावर 1, यानी कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन x प्लस वाई हो जाएगा 2 प्लस 1 विच इज 3। अच्छा मैम एक सेकेंड, तो ये कैसे पता चला होगा, ये एक्सपेरिमेंट से नहीं पता चला? पता चला, एक्सपेरिमेंट से भी पता चला, पर हमने देखा कैलकुलेशन में जब हम स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट रख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करते टाइम हमेशा वैसे ही आंसर आ रहा है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में एक बहुत बड़ा पॉइंट निकल के आया कि जितनी भी सिंगल स्टेप रिएक्शन है इस दुनिया में, उसका जो हम कॉन्सेंट्रेशन की पावर लगा रहे होते हैं ना, वो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर है। मतलब हम रिएक्शन की बैलेंसिंग को देख के पावर लगा सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन में। रिएक्टेंट का पावर जो लगा रहे हैं हम, वो रिएक्शन के स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को देख के लिख देंगे। लेकिन ऐसा सिर्फ और सिर्फ उन्हीं रिएक्शंस में होगा जो एलिमेंट्री है। मतलब अगर आपको मेंशन नहीं किया गया कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री है, तब तक आप ये काम नहीं करोगे। जब तक आपको मेंशन ना कर दिया जाए कि ये एलिमेंट्री है, तब तक आप ये काम नहीं करोगे। हाँ, कुछ रिएक्शन में आप खुद से ऐसे, कई रिएक्शन में आपको बताऊंगी जैसे आप मानते हो कि हाँ ये एलिमेंट्री ही है अगर कुछ गिवन नहीं है, और कुछ कंडीशन होती है जो आप देख के पता लगा सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप कभी भी ऐसे ही नहीं करोगे कि भाई हमको पता हो ना पता हो हम उठ के पावर लगा देंगे इसमें, ऐसा कभी नहीं करते हम, ठीक है। अनलेस अनटिल उसने मेंशन कर दिया हो क्वेश्चन में कि द रिएक्शन इज एलिमेंट्री रिएक्शन, तब आप कर सकते हो, ठीक है। तो अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो जो कंसंट्रेशन की पावर लगा रहे थे, जो हम कहते हैं यार वो एक्स और वाई जो है ना वो एक्सपेरिमेंटली निकलता है, तो हमने देखा एक्सपेरिमेंटली वही आंसर आ रहा है जो इसके स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को लगाने पे आ रहा है, बैलेंसिंग लगाने पे आ रहा है, ठीक है। ठीक है, पॉइंट नोट किया? यस यस यस, पॉइंट टू बी नोटेड। सी प्लस डी भी हो सकता है, कोई कह रहा है मैम प्रोडक्ट, कुछ भी हो सकता है बेटा। प्रोडक्ट पे फर्क किसको पड़ता है, हम तो रिएक्टेंट की बात करते हैं ना। रेट लॉ वगैरह में हम रिएक्टेंट की बात कर रहे होते हैं, है ना। तो रेट लॉ, हम यहाँ पे देखो रेट लॉ ही तो लिख रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू के ए की पावर बी की पावर, तो सब रिएक्टेंट की बात हो रही होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करना, ठीक है। चलो, यही चीज यहाँ पे लिखी थी, और ये चीज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में नहीं होती। दिस इज नॉट ट्रू इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में भी आगे हम पढ़ेंगे, उसमें ये चीज नहीं होती, ठीक है। क्या लिखा है, द रेट लॉ फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, the exponents of the reactant concentration are directly determined by the stoichiometric coefficient। बता दिया मैम ने कि जब आप रेट लॉ लिखोगे तो उस टाइम पे जो एक्सपोनेंशियल कोफिशिएंट है, या आप ये बोलो जो भी आप अभी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की पावर लगा रहे हो, वो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो जाते हैं। द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दैट रिएक्शन, यानी कि हम बैलेंसिंग के टाइम पे जो वैल्यू लगा रहे हैं उसी के ये बराबर हो जाते हैं। तो एलिमेंट्री रिएक्शन दिमाग में बैठ गई, एक ऐसी रिएक्शन जो हमेशा सिंगल स्टेप में होगी, क्योंकि एक ही स्टेप में हो रही है तो वही उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। मतलब उसी रिएक्शन से हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। अब एक बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा खुलासा हो चुका है कि जो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है उनमें जो हम कॉन्सेंट्रेशन की पावर लगा रहे हैं ना, वो पावर हमें कोई एक्सपेरिमेंट से मतलब निकाल भी सकते हैं, सेम ही आएगी, पर ऐसा कुछ जरूरत नहीं है मैम। जो बैलेंसिंग के टाइम पे हमने लगाया हुआ है ना, वही पावर बन जाती है। मतलब स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ही पावर हो जाता है इस केस में, जब रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रही है, विच मींस जब हमारी रिएक्शन एलिमेंट्री है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से होता है, देखो रिएक्टेंट्स हैं आपस में कोलाइड कर रहे हैं, है ना, टकरा रहे हैं, कोलिजन हो रहा है इनके बीच में, और वो प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, ए बी सी, 3 एटम है, ठीक है। जीरो ऑर्डर हो सकता है ना, अभी खैर इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है जब एक ही क्या कहते हैं मॉलिक्यूल हमारे पास प्रेजेंट और उससे प्रोडक्ट बन रहा हो। सेकंड ऑर्डर हो सकता है, थर्ड ऑर्डर हो सकता है। अभी हम इस पे आएंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, किस तरीके से होता है ना। फिलहाल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, पर ये जो जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर स्पेसिफिकली जो आपको पढ़ना है, ये आपको भी हम पढ़ाएंगे, ठीक है। जीरो ऑर्डर का मतलब होता है ए पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, ए की पावर जीरो ही है, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा उसमें, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर देखो केवल एक मॉलिक्यूल है, उससे बन गया प्रोडक्ट। सेकंड मतलब 2 मॉलिक्यूल्स है, उनसे बन गया प्रोडक्ट। थर्ड ऑर्डर मतलब 3 है, उनसे बन गया प्रोडक्ट। तो इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस जस्ट उल्टा होता है, इसका मतलब होता है ऐसी रिएक्शंस जो एलिमेंट्री नहीं है। ये क्या बात हुई मैम? अरे मतलब सुनो, एलिमेंट्री मतलब एक स्टेप में होने वाली रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स मतलब मल्टीपल स्टेप में होने वाली रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स मतलब मल्टीपल स्टेप में होने वाली रिएक्शन। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन समझो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस जो मल्टीपल स्टेप में होंगी, एक से ज्यादा स्टेप में होगी। मतलब मैम देखो बहुत मतलब ही हो, एक तो तुम लोग सुनना, मैंने बोला 2a, या चलो मैंने बोला 3a प्लस 2b से मिल रहा है कोई भी प्रोडक्ट, c मिल रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। तो देखने में लग रहा है मैम एक ही तो स्टेप है, पर मैंने बोला नहीं, इसके अंदर कुछ स्टेप्स हुए थे। आपने बोला क्या? मैंने बोला पता है जब इस रिएक्शन को एक एक करके जानोगे ना, ये पूरी रिएक्शन एक स्टेप में हो ही नहीं रही है,
कॉम्प्लेक्स है। तो आपने बोला मतलब, तो हमने बोला इसका मतलब ये है, ये कुछ इस तरीके से हुई है कि पहले 2A ने रिएक्ट किया B के साथ और उसने बनाया लेट्स से P, फिर इस P ने रिएक्ट किया वापस से A के साथ और इससे बना Q, फिर इस Q ने रिएक्ट किया B के साथ, फिर बना C। तो ओवरऑल रिएक्शन 3 स्टेप में हुई है। पहले 2A और B मिला, P बना। अब ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, कैंसिल आउट हो गया। ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में सेम है, कैंसिल आउट हो गया। अब ओवरऑल रिएक्टेंट देखो क्या क्या आ रहे हैं। रिएक्टेंट में 2A प्लस A, टोटल कितने A हैं? 3A हैं रिएक्टेंट में, प्लस B प्लस B, टोटल कितने? 2B हैं। ओवरऑल प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है? C। तो ये है इसकी ओवरऑल रिएक्शन, पर ये मल्टीपल स्टेप में हुई, ये मल्टीपल स्टेप में हुई। दिस वाज स्टेप 1, दिस वाज स्टेप 2, ठीक है, दिस वाज स्टेप 3, स्टेप 3, 3 स्टेप में रिएक्शन है। अच्छा मैंने बोला पता है इस रिएक्शन में ना ये वाला स्लोएस्ट स्टेप था, ये जो पहला वाला स्टेप था ये स्लोएस्ट था, मान लो स्लोएस्ट स्टेप है ना। मैंने बोला ये जो स्टेप 1 है ये स्लोएस्ट स्टेप है। अगर ये स्लोएस्ट स्टेप है तो यही बन जाएगा इसका बेटा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है तो उसमें एक से ज्यादा स्टेप लग रहे होते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब ये होता है यानी कि रिएक्शन हो रही है मल्टीपल स्टेप्स में, मल्टीपल स्टेप्स में। हमारी रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है तो हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अगर हमारी रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है तो हम बोलते हैं उसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, है ना। यस मैम। तो हम बोल रहे हैं कि जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो हम उसमें रेट किस स्टेप से निकालेंगे? तो आप बोलोगे जो सबसे धीरे हो रहा होगा, तीनों में से जो भी स्टेप सबसे धीरे हो रहा होगा, सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा, वही उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बनेगा। मतलब अगर मुझे इस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो मैं फर्स्ट स्टेप से निकालूंगी। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप फर्स्ट स्टेप बनता है। कौन सा बनता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप? फर्स्ट स्टेप बनता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। पहली चीज ये याद रखना दिमाग में, ठीक है। दूसरी चीज, पहले ये समझ में आया कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, जैसे ये मैकेनिज्म हो गया, मतलब क्या हुआ कि अगर ये रिएक्शन लिखी हुई है और उसने बोल दिया ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मतलब वो एक स्टेप में नहीं होगी, एक से ज्यादा स्टेप में होगी। तो हमने इसको देखा कौन कौन से स्टेप लग रहे हैं। तो हो सकता है ऐसा हुआ कि पहले 2A के मॉलिक्यूल पार्टिकल जो भी बोलो आया, वो B के साथ रिएक्ट किया, उसने P बनाया। इस P ने फर्दर एक और A के साथ रिएक्ट करके Q बनाया, इस Q ने एक और B के साथ रिएक्ट करके C बनाया। अब जो कैंसिल आउट हो रहे हैं ऑपोजिट में, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, उसे हटा दो और ओवरऑल रिएक्टेंट को एक साइड जोड़ के लिख दो, ओवरऑल प्रोडक्ट को एक साइड जोड़ के लिख दो। तो हमने बोला कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है भाई, एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है, ठीक है। अब मैंने बोला इसका रेट लॉ लिखो। लेट्स से मैंने इसको बोला, मैंने आपसे बोला बेटा इसका रेट लॉ बताना। मैंने कहा चलो इसका रेट लॉ बताओ। रेट लॉ, रेट लॉ मैम, रेट लॉ होता है R इज इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू K, A की पावर X, B की पावर Y। तो मैम K, A की पावर मैम बैलेंसिंग में 3 लगी है, B की पावर बैलेंसिंग में मैम 2 लगी है, तो ये आ गया मैम रेट ऑफ रिएक्शन। मैंने बोला बेटा ऐसे नहीं आते नंबर, ए छोरी ऐसे नहीं आवे तेरे थारे नंबर, यही होता है ना, ऐसे नहीं आवे नंबर बेटा, ऐसे नहीं आवे, इस तरीके से करोगे ना तो नंबर सिर्फ जावे है, ठीक है। तो ये नहीं पॉसिबल है। मतलब कि ये जो x और y है ये स्टोक्योमेट्रिक, ये जो x और y है ये स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर नहीं होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में। इन अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन the power of the concentration is not equal to the stoichiometric coefficient. might be possible, हो भी सकता है कि भाई एक्सपेरिमेंट करके देखा बराबर आ गया, पर हम इसको देख के नहीं लिख सकते। हम इसको ऐसे केवल बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के नहीं लिख सकते कि यही होगा भाई, नहीं हो सकता। हाँ हो सकता है भाई बराबर मैच कर जाए किसी इक्का दुक्का कंडीशन में, पर हम फिर भी रिएक्शन को देखते ही आंसर नहीं लिख सकते। ये एक्सपेरिमेंट से आता है, उस कंडीशन में ये एक्सपेरिमेंट से ही निकलेगा, एक्सपेरिमेंट से ही निकलेगा ये, ठीक है। तो दिस इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन समझ में आया? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन समझ में आया? अच्छा ऐसा क्यों होता है आप इसका रीजन भी जानोगे, आप टेंशन मत लो, आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों होता है ना, आपको समझ में आएगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। बट फिलहाल मैं आपको बस ये बोल सकती हूँ कि इतना याद रखो क्योंकि मल्टीपल स्टेप में है। आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल जुड़े हैं, 3 मॉलिक्यूल जुड़े हैं, 4 मॉलिक्यूल, पर आपको कैसे पता कितने मॉलिक्यूल जुड़े हैं? भाई इसको देखो जोड़ के ये कुछ बन रहा है, फिर ये कुछ बना रहे, देखो क्यू बन गया, पी और क्यू तो जबकि इस रिएक्शन में दिख ही नहीं रहा था, अंदर है भी। पी और क्यू जैसी कोई चीज इसके अंदर है, बन सकती है, हमें पता ही नहीं है ना।
तो हम कैसे बता दें कि वो पावर कितनी आ रही है? हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स एडेड हो, अंदर और कुछ भी बन रहा हो, तो इस वजह से कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हम देखते ही ये नहीं बता सकते। ये इसका रीजन होता है। भाई उसके अंदर देखो ना, हमने पी और क्यू भी तो लिखा हुआ है, वो कुछ भी हो सकता है ना? वो तो कोई ऐसा क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल कंपाउंड, कुछ तो पार्टिकल है जो हमें नहीं पता था इस रिएक्शन में ऊपर देखते समय। तो इसलिए इसको आपने बोला कि आप इसका इस तरीके से पावर नहीं निकाल सकते। रिएक्शंस व्हिच टेक प्लेस इनटू 2 और मोर स्टेप्स, है ना, जो 2 या 2 से ज्यादा स्टेप में हो, उन्हें आप बोलते हो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। ठीक है, हर एक स्टेप जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का होता है बेटा, वो एलिमेंट्री रिएक्शन होता है। हर एक स्टेप, जैसे ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है ना, पर ओवरऑल ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ठीक है, तो इसका हर एक स्टेप को आप एलिमेंट्री बोल सकते हो। अच्छा, जो इसका सबसे धीरे होने वाला स्टेप है, सबसे स्लोएस्ट स्टेप जो है, स्लोएस्ट स्टेप जो है वही उसका आरडीएस बनता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। उसी स्टेप से हम रेट डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, by looking at the balanced chemical equation, it cannot be predicted whether the reaction is elementary or complex. आप रेट ऑफ, आप एक रिएक्शन को देख के नहीं कभी भी नहीं बता सकते, प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि ये एक क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ना? ऐसे हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते देखते ही। कुछ तरीके होंगे उसको बताया जाएगा, पर ऐसे नहीं हम बोल सकते। ठीक है, क्योंकि हर रिएक्शन लिखी तो एक ही स्टेप में, पर उसके अंदर कितने स्टेप्स हो रहे हैं ये हमें देखते ही नहीं पता चलेगा। तो जैसा मैंने आपसे बोला, क्वेश्चन में जब तक मेंशन ना हो हम ये बात दिमाग में नहीं लाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये हो गई हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। पहले बताओ किसी किसी, एक बार अच्छा एक और स्लाइड कर देती हूँ, आप तब तक बता दो आपको समझ में आया या नहीं। ठीक है, देखो यही लिखा है कि देखो पार्टिकल्स आपस में टकराए, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, कुछ इस तरीके से कहानी है। देखो ब्लू और रेड पार्टिकल आपस में टकरा रहे हैं, पर बीच में कोई ग्रीन कलर का पार्टिकल भी आ रहा है ना, तो कुछ एक्स्ट्रा भी हो रहा होता है। स्टेप 1 में कुछ ऐसा हुआ होगा कि ये दोनों आपस में टकरा के इस तरीके से बने होंगे, फिर स्टेप 2 में इस तरीके से बने होंगे ना, कुछ भी हो सकता है। जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप है इसका, वही उसका ओवरऑल रेट बताता है। देखो जो स्लोएस्ट स्टेप है, सबसे धीरे वाला स्टेप है, वो उसका ओवरऑल रेट बताएगा। ठीक है, A2 प्लस B2 से 2AB मिला, तो मे बी एलिमेंट्री, मे नॉट बी एलिमेंट्री, हो सकता है एलिमेंट्री, हो सकता है कॉम्प्लेक्स हो, हम इस रिएक्शन को देख के ऐसे जज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये भाई एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है। किसे किसे क्लियर है ये वाली बात? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। आरडीएस मैम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, आरडीएस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यहाँ पे लिखा था ना फुल फॉर्म, देखो आरडीएस, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब किस स्टेप से आप रेट निकाल रहे हो, रेट ऑफ रिएक्शन जो निकाल रहे हो, क्योंकि एक से ज्यादा स्टेप हो रहे हैं, तो किस स्टेप से आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे, है ना? सारे स्टेप से निकालने बैठ जाओगे क्या? नहीं, जो सबसे धीरे स्टेप पूरा होता है उससे निकलता है रेट। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी रिएक्शन, ऑब्वियसली बेटा, वो तो आप टाइप ऑफ रिएक्शन चले गए, कॉम्बिनेशन, डीकॉम्पोजिशन। मैम ऊपर वाली नेट रिएक्शन है क्या उसमें? हाँ बेटा, ओवरऑल रिएक्शन नेट रिएक्शन बोल सकते हो। ठीक है मैम, रेट डिटरमाइनिंग स्लोएस्ट स्टेप से ही क्यों निकलता है, खुद से सोचो। अगर 4 फास्टेस्ट स्टेप, 4 स्टेप हो रहे हैं, जो सबसे तेज, किससे आसानी होगी आपको रेट डिटरमाइन करने में? रेट निकालना है तो जो 1 सेकंड के अंदर रिएक्शन हो गई, उससे जल्दी होगा, या जो 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर, उसमें आप जल्दी रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट इजीली कर सकते हो। तो जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसी से रेट को डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, किसी कुछ पूछना है? आरडीएस बता दिया, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हमेशा एक्स वाई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की इक्वल नहीं होगा, नहीं होगा बेटा। ठीक है, कौन सी रिएक्शन एलिमेंट्री है, कौन सी नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? अभी बताएंगे, लेकिन मैंने बोला हम देखते ही नहीं बता सकते, हम कभी भी रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते। तो वो मेंशन, वो सब एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि रिएक्शन जो है वो 1 स्टेप में हुई, 2 स्टेप में, ये एक्सपेरिमेंटली पता चलता है। ठीक है, एलिमेंट्री भी कॉम्बिनेशन अभी उसमें ही आने वाले हैं, कॉम्बिनेशन डीकॉम्पोजिशन में आएंगे। ठीक है, स्लो है या फास्ट, अगेन अगेन एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। सारा एक्सपेरिमेंट तो मैम हमें कैसे पता, तुम्हें लिखा हुआ देगा। जैसे देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा ना स्लोएस्ट स्टेप, आपको 3 स्टेप में से किसी एक स्टेप में स्लोएस्ट लिख देगा वो, तो वो आपका एलिमेंट्री, वो सॉरी वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया। ठीक है, चलो चलो, परफेक्ट परफेक्ट। तो मेरे ख्याल से ये वाली बात सबको समझ में आ गई होगी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब समझो। मॉलिक्यूलैरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, चलो मैं ऐसे जा रही हूँ, लेट्स से मैं ऐसे जा रही हूँ, ठीक है, जा रही हूँ, ठीक है, तो मैं ऐसे जा रही हूँ, ठीक है, मैं किसी से तो टकराई और मैंने ला 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 भावनाओं में मत बैठना, भावनाओं में बिल्कुल भी मत बहना। ठीक है, तो तुम ऐसे गए,
तुम किसी से टकराए, ला 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 शुरू हो गया। अब एक बात बताओ, तुम थोड़ी देर बाद किसी और से टकराओगे, उससे भी ला 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 करोगे, या ला 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 इधर ला इधर ला इधर ला इसको इधर ला करोगे? क्या करोगे? हर किसी से तो टकराने पे ला 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 वाली ट्यूनिंग नहीं बजती दिमाग में। यस और नो, यस और नो। भाई अगर ऐसे गए हो किसी से टकरा गए और ला 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 हो रहा है, तो ऐसा थोड़ी है हर दूसरे घंटे जिससे टकराओगे उससे ला 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 वाला गाना बजेगा दिमाग में। मैं आपकी वैसे गारंटी भी नहीं ले सकती, जिस हिसाब से तुम लोग का हाल चाल है, तुम लोग कैसे भी हो सकते हो है ना? तो क्या ऐसा तो नहीं होता। तो कुछ ही कोलिजन होता है, इसको मैं आगे भी इस एग्जाम्पल को बताऊंगी, याद रखना। इस एग्जाम्पल को तुमको मैं आगे भी बताऊंगी, तो याद रखना, ठीक है? तो आप ऐसा नहीं किसी से भी टकराओगे तो ला 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 हो जाएगा, है ना? मतलब मैम, मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई भी पार्टिकल्स टकराएं और प्रोडक्ट बन जाए, जरूरी नहीं है। इफेक्टिव कोलिजन ही प्रोडक्ट बनाता है। इफेक्टिव, जो तुम टकराए हो वो एक इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए। मतलब समझ रहे हो यार, तुम भावनाओं को समझ रहे हो? यस और नो? भावनाओं को तो समझ रहे हो ना? बस वही है, बस वही है। अब तुम्हारा क्या है, मैं गारंटी नहीं ले सकती कि तुम किसी से भी टकरा के ला 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 होगे। तुम्हारा तो भरोसा नहीं है। तुम लोग का तो कंडीशन ही है कि जिंदा होना चाहिए इंसान, सांस चलनी चाहिए, है ना, और इंसान होना चाहिए। तो मैम ला 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 किसी के भी साथ हो जाएगा बेटा। जिस हिसाब से तुम्हारी हालत चल रही है, मैं गारंटी नहीं ले सकती इस एग्जाम्पल में, है ना, बट एक नॉर्मल इंसान की बात कर रही थी मैं, ठीक है? तो किसी से भी टकराने पे ला 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 हो जाए ये जरूरी नहीं। इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए। मतलब मैंने बोला दो पार्टिकल्स आपस में टकराए तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? जरूरी है? नहीं। वो कोलिजन इफेक्टिव होना चाहिए। मैं वापस से बोल दूं, ये चीज मैं आपको सिर्फ अभी ओवरव्यू दे रही हूँ। अभी मैं आगे इसको लास्ट क्लास के आसपास में फिर से समझाऊंगी, ठीक है? फिलहाल मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या होता है? कोलिजन। जब पार्टिकल्स आपस में कोलाइड, कितने पार्टिकल्स आपस में, कितने आदमी थे, कितने पार्टिकल्स थे जो कोलाइड किए जिससे प्रोडक्ट बना, उसे आप बोलते हो मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है? समझ रहे हो? समझ रहे हो? तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या होता है मैम? मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या होता है मैम? मैंने आपसे बोला कि दो पार्टिकल्स हैं आपस में टकराए, तुम समझ रहे हो? मैं तुम्हारे साथ ऐसे, मैं किसी के साथ जा रही हूं ऐसे ला 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 ला, तो भाई पॉपुलैरिटी कब हुई? जैसे यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी है, हमारी लाइफ में तो पॉपुलैरिटी हो जाती है ना, पूरी दुनिया को पता चल जाता है, ओ भाई भाई भाभी भाभी ये होने लगता है, ठीक है? ऐसा नहीं करना है बेटा, बहुत खराब आदत है, बहुत ही खराब लाइन में हो तुम जिंदगी में ठीक है? तो मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है कितने पार्टिकल्स आपस में इफेक्टिवली कोलाइड किए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स मतलब एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल, जिसकी बात हो, ठीक है, जिसके बीच में इफेक्टिवली कोलिजन हुआ, जो इफेक्टिवली कोलाइड किए हो और उनसे प्रोडक्ट बना हो। ऐसा होता है कभी कभी चलते चलते किसी से टकराएगा, चल चल तू जा जा, देख के चलेगा, ठीक है? अंधा है क्या? बेवकूफ है क्या? ऐसे कर देते हैं हम, है ना? ये ए भाई क्या भाई दिमाग दिमाग नहीं है क्या? क्या कहाँ ध्यान है? कहाँ देख के चल रहा है? कहाँ फोन में लगा हुआ है? ऐसे करते हो ना। पर किसी किसी से कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, कभी कभी टकरा जाते हैं लोग, गिर जाते, इट्स ओके, इट्स आपकी कोई गलती नहीं, गलती मेरी है, माय फॉल्ट, है ना? तो कभी कभी ये वाला टकराना होता है, पर हर टकराने से तो तुम ये वाला रिस्पॉन्स नहीं देते हो। हर इंसान से टकराने से तुम ये वाला रिस्पॉन्स तो नहीं देते हो। तो इसे आप बोलते हो इफेक्टिवली कोलिजन हुआ भाई, ये जिससे तुम्हारा प्यारा सा रिस्पॉन्स निकला, है ना? बस यही है। अगर कोई चीज आपस में टकरा रही है, कोई पार्टिकल आपस में टकरा रहे हैं, तो जरूरी नहीं उससे प्रोडक्ट बने। प्रोडक्ट बनने के लिए इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए, उसकी कुछ कंडीशन होती है हम जानेंगे, पर इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए। परफेक्ट एंगल में, परफेक्ट ओरिएंटेशन में, हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए, तभी वो कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन होता है और उसी से प्रोडक्ट बनता है, ठीक है? तो पहले तो हमें ये याद रखना है, हर कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनता, और जिससे प्रोडक्ट बन रहा है मतलब उसके बीच में जो कोलिजन हुआ है वो इफेक्टिव कोलिजन हुआ है, ठीक है? अब कितने नंबर ऑफ पार्टिकल, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब रिएक्टेंट में कितने पार्टिकल्स, रिएक्टेंट्स में, या ऐसे बोलो कितने आदमी, कितने रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट बन रहा है, इसे ही आप मॉलिक्यूलरिटी में पढ़ते हो, ठीक है? समझते हैं और समझते हैं इसके बारे में। मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन इज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, है ना? जो मैंने नंबर ऑफ पार्टिकल लिखा वही, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज जो आपस में रिएक्ट कर रही हैं। जैसे कि एटम हो सकता है, मैंने आपको बताया ना, कहा गया, जैसे कि एटम हो सकता है ना, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, कुछ भी जो भी आपस में टकरा रहा है, टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। नोट करिए, नोट करिए, एलिमेंट्री रिएक्शन जब आप पढ़ रहे थे ना बेटा, एलिमेंट्री रिएक्शन
एलिमेंट्री रिएक्शंस में यू कैन फाइंड मॉलिक्यूलैरिटी। अभी आएंगे। मॉलिक्यूलैरिटी हम किस में निकाल सकते हैं? मॉलिक्यूलैरिटी हम फाइंड कर सकते हैं इन एलिमेंट्री रिएक्शंस। एलिमेंट्री रिएक्शंस है ना, हम इसमें मॉलिक्यूलैरिटी फाइंड कर सकते हैं। वहीं जो आपने कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस पढ़ी, इसमें आप मॉलिक्यूलैरिटी फाइंड नहीं कर सकते। मॉलिक्यूलैरिटी हम नहीं फाइंड कर सकते। अगेन क्यों? हर बात पे क्यों तो अभी बताएंगे हम तुमको क्यों का मतलब, ठीक है, अभी बताएंगे ऐसा क्यों। वैसे आपको आंसर पता होना चाहिए, अभी समझाया था, ठीक है। फिलहाल मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब समझे, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज जो आपस में रिएक्ट कर रही है एलिमेंट्री रिएक्शन में, विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली, जिनके बीच में कोई साइमल्टेनियस कोलिजन हुआ हो, कोई इफेक्टिव कोलिजन हुआ हो, in order to bring about a chemical reaction is called molecularity of the reaction, जिससे कि वो रिएक्शन आगे बढ़ी हो, उसे आप बोलते हो मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। तो एक बार फिर से सुनो, मॉलिक्यूलैरिटी क्या है मैम? नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, जैसे कि एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस, जो भी पार्टिकल आपस में इफेक्टिव कोलिजन या बोलो साइमल्टेनियस कोलिजन दिखा रहे हो। तीन पार्टिकल ऐसे थे, 1 2 3, तीन पार्टिकल थे, ये इससे टकराया, ये इससे टकराया, ये इससे टकराया, ये इससे टकराया, और इनके बीच में इफेक्टिव कोलिजन हुआ। इस तरीके से तीनों आपस में एक ही साथ टकराए, एक ही टाइम पे टकराए, और इससे प्रोडक्ट भी बना, तो आपने बोला ये एक इफेक्टिव कोलिजन है, क्योंकि ये एक साथ हुआ, एक ही टाइम पे तीनों को फिर टकराना है। अब हो सकता है पहले ये टकरा गया हो, ये बाद में टकराया हो, तो फिर प्रोडक्ट नहीं बनेगा। कोलिजन इफेक्टिव होना चाहिए, तभी प्रोडक्ट बनेगा भाई, वही होना चाहिए सामने, तभी ला 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 वाला गाना आएगा। ऐसे सबके साथ थोड़ी ला 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 आ जाएगा, ठीक है। तो इफेक्टिव होना चाहिए। जैसे आप बोल रहे हो इफेक्टिव की भी कंडीशन हो सकती है। इफेक्टिव क्या होता है, चलो यहीं पे सुन लो, ये सब फिर मैं जब पूछूंगी तो बताना, मुझे बताना, मैं लास्ट क्लास में पूछूंगी तुमसे, लास्ट जो आपकी लास्ट मतलब इस चैप्टर की लास्ट क्लास, ठीक है। तो इफेक्टिव होना चाहिए कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन का मतलब होता है जैसे कि एक ही टाइम पे, है ना, साइमल्टेनियसली होना चाहिए, साइमल्टेनियसली, है ना, परफेक्ट एंगल में होना चाहिए, एक परफेक्ट एंगल होना चाहिए, है ना, परफेक्ट एंगल होना चाहिए, है ना, ओरिएंटेशन होना चाहिए, परफेक्टली ओरिएंटेड होना चाहिए, ओरिएंटेड, है ना, कि भाई ये इधर से टकराए, इधर से टकराए, तो ये भी इधर से ही टकराए, कुछ ऐसा, कुछ इस तरीके से जब कोलिजन, बहुत सारे डेफिनेशन होती है इफेक्टिव का। इफेक्टिव होना चाहिए हमारा कोलिजन, है ना, इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए, परफेक्ट एंगल पे होना चाहिए, है ना, परफेक्ट साइमल्टेनियसली होना चाहिए, ओरिएंटेशन एकदम परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्टली ओरिएंटेड है तब जाके टकराए। तो कुछ इसकी कंडीशंस होंगी जो आपको समझाई जाएंगी आगे। फिलहाल आपको बस ये याद रखना है कि एलिमेंट्री रिएक्शन में ही मॉलिक्यूलैरिटी होती है, ठीक है। अब वापस सुनो। अच्छा तुम एक बात बताओ, आप मुझे बताना, ये दो पार्टिकल है, ये आपस में कोलाइड करने जा रहे हैं, लेट्स से, ठीक है, ये आपस में कोलाइड करने जा रहे हैं। फिर ये तीन पार्टिकल है, ये आपस में कोलाइड करने जा रहे हैं, है ना। फिर ये चार पार्टिकल हैं, ये आपस में कोलाइड करने जा रहे हैं, है ना, ये आपस में कोलाइड करने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है बेटा, सबसे आसानी से इफेक्टिव कोलिजन किस में होगा? ए बी सी, इफेक्टिव कोलिजन किस में होगा? जिसमें दो पार्टिकल हैं, जिसमें तीन पार्टिकल हैं, जिसमें चार पार्टिकल हैं। हमारे बच्चों को क्या लगता है इफेक्टिव कोलिजन किस में होगा? हमारे बच्चों को क्या लगता है? मैम आपकी मम्मी आपसे घर का काम करवाती है क्या? ऑब्वियसली बेटा, मम्मी ही तो है वो। हाँ, मम्मी घर का काम नहीं कराएगा तो कौन करवाएगा? हाँ, पति काम करवाएगा, मम्मी ही ये सब मुझे लगता है, अभी मेरी शादी नहीं हुई तो मैं इसमें कमेंट भी नहीं कर सकती। मम्मी तो बहुत काम करवाती है घर का, लेकिन बताओ 2 3 4 किसमें आसानी से इफेक्टिव कोलिजन का मतलब समझते हो? परफेक्ट एंगल होना चाहिए, एक ही साथ ये टकराए, है ना। उसके बाद एंगल परफेक्ट होना चाहिए, 90 डिग्री है तो 90 डिग्री होना चाहिए। क्या सबसे आसान कंडीशन है? 1 2 3 4 बताओ, या ऐसे बताओ 2 3, दो पार्टिकल है जिसमें तीन पार्टिकल है, जिसमें चार पार्टिकल है। बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया दो, कुछ बच्चों ने बी और सी भी आंसर दिया, जिनका मतलब है 3 और 4। तो जो 3 और 4 वाले हैं वो बेटा सीधा रफा दफा हो जाओ मेरी नजरों से। कैसी बातें कर रहे हो? क्या आसान होगा? इसमें इजी होगा ना। आपको एक बात बताऊं, इसमें कोलिजन होगा ही नहीं, इसमें इफेक्टिव कोलिजन के चांसेस ना के बराबर हैं। तुम सोच रहे हो चार, बहुत सारे पार्टिकल हैं जिनमें से चार पार्टिकल आए, एक ही टाइम पे टकराए, चारों के चारों एक परफेक्ट एंगल में टकराए, परफेक्ट ओरिएंटेशन में टकराए, और एक ही टाइम जस्ट एक साथ चारों टकरा गए। ये एकदम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कंडीशन है।
दिस कंडीशन इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये इफेक्टिव कोलिजन दिखाएगा ही नहीं कभी भी, कभी नहीं दिखाएगा। ये हो सकता था कि एक पार्टिकल आपस में टूटा, कुछ इस तरीके से टूटा कि इफेक्टिव कोलिजन हो गया, 2 में हो सकता है, 3 में हो सकता है, 4 में नहीं हो सकता। मॉलिक्यूलैरिटी की वैल्यू 1 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, मोर देन 3 नहीं हो सकती। मॉलिक्यूलैरिटी 1 2 3 हो सकती है, मोर देन 3 नहीं हो सकती। ऐसा हो ही नहीं सकता 4 लोग आपस में एक साथ एक ही टाइम पे एक ही एंगल पे टकरा जाए, ये नहीं हो सकता। ये बहुत ही इम्पॉसिबल कंडीशन है। सबसे जल्दी एक पार्टिकल के साथ हो जाएगा ना, फिर 2, फिर 3, चौथे तक तो आते आते नामुमकिन। अब तुम सोचो 10 पार्टिकल एक साथ आके एक ही टाइम पे एक ही एंगल पे एक ही समय सब कुछ एक साथ टकरा जाए, नहीं भाई, पॉसिबिलिटी कम है। प्रोबेबिलिटी कम होती जाती है जैसे जैसे ये पार्टिकल बढ़ रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी एकदम कम हो जाएगी उनके इफेक्टिव कोलिजन दिखाने की, है ना। लेकिन 1 में हो जाएगा, 2 में हो जाएगा, 3 में हो जाएगी ये चीज, तो मॉलिक्यूलैरिटी की वैल्यू 3 से ज्यादा नहीं होती, ठीक है। फिलहाल देखो, इट कैन नीदर बी जीरो, भाई जीरो तो हो ही नहीं सकता, जीरो पार्टिकल कैसे टकराएगा आपस में, मॉलिक्यूलैरिटी का तो मतलब ही कोलिजन से रिलेटेड है, तो जीरो नहीं हो सकता। नॉर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन भी नहीं हो, आधा मॉलिक्यूल थोड़ी टकराएगा, एक ही मॉलिक्यूल जाएगा आपस में टकराएगा, ठीक है। मॉलिक्यूलैरिटी इज ओनली एप्लीकेबल इन एलिमेंट्री रिएक्शन, बता दिया मैम ने आपको। इट हैज नो मीनिंग विद कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स में नहीं निकलता। अच्छा अब बताओ कॉम्प्लेक्स में क्यों नहीं निकलता? कॉम्प्लेक्स याद है कैसे होता था, मल्टीपल स्टेप में होता था। अब हमें स्टेप में पता ही नहीं है कितने रिएक्टेंट है, हम सोच रहे हैं ए और बी से सी मिल रहा है, पर अंदर तो पी भी था, क्यू भी था। और मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, रिएक्टिंग स्पीशीज, यानी कि जो रिएक्टेंट है, कितने रिएक्टेंट। चलो एक एग्जांपल से और समझाती हूँ, एक और एग्जांपल समझाती हूँ। मैंने बोला ए प्लस बी गिव्स आउट सी, और मैंने बोल दिया दिस इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन, दिस इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन। मैंने बोला ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक है। आपने बोला ओके मैम, तो अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी बताइए, मॉलिक्यूलैरिटी बताइए। तो मैंने बोला इसकी मॉलिक्यूलैरिटी आएगी 2। कैसे पता मैम आपको? यहाँ पे कितने पार्टिकल है? 1। यहाँ पे कितने पार्टिकल है? 1। मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है? व्हाट इज मॉलिक्यूलैरिटी मैम? मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज which must collide simultaneously to make a effective collision and to give a product। मतलब एक रिएक्टिंग स्पीशी, मतलब रिएक्टेंट की बात होती है, कितने रिएक्टेंट, कितने आदमी, कितने रिएक्टेंट आपस में टकराए कि एक परफेक्ट एंगल हुआ, साइमल्टेनियसली हुआ, परफेक्ट कोलिजन हुआ और प्रोडक्ट बन गया, तो हम रिएक्टेंट से निकालते हैं। यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है, मतलब मॉलिक्यूलैरिटी 2 है, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 2 है। अब अगर मुझसे उसने बोल दिया होता है A प्लस बी से मिल रहा है C, लेट्स से यहाँ पे 2 लगा दो, 3 कुछ भी लगा दो, और उसने बोला कि दिस रिएक्शन इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, प्लीज टेल इट्स मॉलिक्यूलैरिटी, तो आप बोलोगे भैया जी, ओ भैया जी, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, हम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर पता नहीं कौन कौन से रिएक्टेंट है अंदर। हो सकता है Q बनाओ, Q रिएक्ट किया हो, C बनाओ, C रिएक्ट किया हो, कुछ भी हो सकता है अंदर, तो हमें पता ही नहीं है, एक रिएक्शन को देख के हम बता ही नहीं सकते, तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी हम नहीं निकाल सकते ऐसे, लेकिन हम सिंगल स्टेप वाले की निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलैरिटी। क्लियर? क्लियर हुआ हमारे बच्चों को? बताओ क्लियर हुआ हमारे बच्चों? कितने बच्चों को क्लियर हुआ? कितने बच्चों को ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर मैम 3 से ज्यादा हो तो वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। लेट्स से मैंने बोला एक मॉलिक्यूलैरिटी, एक रिएक्शन है, मैंने बोला पता है तुमको 5A प्लस 7B से मिल रहा है 3C, और मैंने बोला पता है इसकी मॉलिक्यूलैरिटी मुझे पता है कितनी है, तुमने बोला कितनी है? मैंने बोला इसकी मॉलिक्यूलैरिटी आ रही है 7 प्लस 5 यानी कि 12, ठीक है 12। मैम 12 आ रही है, मैंने बोला बेटा ये मॉलिक्यूलैरिटी जो 12 आ रही है ना, ये कॉम्प्लेक्स, ये एक रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी, समझ रहे हो? क्योंकि एलिमेंट्री में कभी भी रिएक्शन में जो आपकी मॉलिक्यूलैरिटी निकल के आती है वो 3 से ज्यादा नहीं होती, मोर देन 3 नहीं हो सकती कभी भी। आया समझ में? तो अगर 3 से ज्यादा आ रही है मॉलिक्यूलैरिटी, किसी ने बोल दिया मॉलिक्यूलैरिटी बता सकते हैं 4 आ रही है, तो भाई अगर 4 आ रही है तो वो सिंगल स्टेप वाली नहीं है, सिंगल स्टेप वाली नहीं है, मतलब एलिमेंट्री नहीं है, एलिमेंट्री नहीं है। 1 को भी नहीं हुआ, 1 को भी नहीं हुआ मतलब मैम समर वेकेशन कब से स्टार्ट हो रही है? बेटा समर तो स्टार्ट होने दो समर स्टार्ट हो नहीं रही है सही तरीके से, तो मैं समर वेकेशन की पड़ी हुई है। कितना टेम्परेचर था आज? अच्छे से समर आने दो पहले, वो अलग बात है, समर आने से पहले मैं मैंगो आइसक्रीम खाना स्टार्ट कर चुकी हूँ, अभी जस्ट खा के आई हूँ तुम्हारी क्लास के पहले। बट आई एम ऑन डाइट बाय द वे गाइस, बाय द वे आई एम ऑन डाइट, ठीक है, मैं तुमको बताना चाहूंगी। और डाइट में अब ये मत कहना डाइट में वो आपने अभी बोला आइसक्रीम खा सकते हैं, बट इन अ वेरी अप्रोप्रिएट मैनर। लाइफ में सब खाना चाहिए। डाइट क्यों करता है आदमी? ताकि वो एक्स्ट्रा पिज्जा खा पाए, ठीक है। तो या
या इफ यू नो ठीक है। 44 डिग्री पहुंच गया, 45 डिग्री पहुंच गया, हाँ रुक जाओ, और बढ़ने दो और बढ़ने दो बेटा, ये इंडिया है, ये तो नॉर्मल होना चाहिए जिस हिसाब से इंडिया में पॉल्यूशन कंडीशन हो रही है। अरे तुम रुको बेटा, बहुत जाएगा, अभी बहुत कम है टेम्परेचर ठीक है। चलो, क्लियर 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 क्लियर। अपना डाइट प्लान ही आप बता देना मैम, मेरा बेटा सुन लोगे ना तो आधी दुनिया का डाइट प्लान तुम सोचोगे ये क्या हो गया। मैम एक हो सकता है मॉलिक्यूलरिटी, हाँ हो सकता है। अच्छा एक एक कब दिमाग में आता है, एक कैसे हो सकता है, एक टकराया आपस में, हाँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जैसे लेट्स से NH4NO2 तो वापस में टूटा होगा, तो उसके टूटने में जो पूरा का पूरा इफेक्ट हुआ वो एक इफेक्टिव कोलिजन के नाम से हुआ। तो उसे आप बोलते हो एक के लिए भी हो सकता है, तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, मोर देन 3 नहीं हो सकता, लेस देन 1 नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर 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 क्लियर, बहुत सारे क्लियर आ गए हमारे पास। 98 डिग्री टेम्परेचर चला गया। अच्छा बेटा सूरज में रह रहे हो क्या, सूरज के आसपास कहीं घर ले लिया क्या, थोड़ा थोड़े थोड़े डिस्टेंस में जाके? बोलो बोलो, अब तो डाइट प्लान जानना पड़ेगा मैम। अच्छा ठीक है, तुमको बता दूंगी, सब्र रखो, पहले मुझ में कोई इफेक्ट तो दिखने दो, मुझ में कोई चेंजेस तो दिखने दो, है ना पहले बेटा सुनो बात को, तुम समझो, पहले सक्सेस स्टोरी सोच के रखो दिमाग में, क्योंकि एक ना एक दिन तो सक्सेस होना ही है, एक ना एक दिन तो अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग के साथ होता है? चलो ठीक है, आज का कॉन्सेप्ट यहीं तक है, ठीक है, आज का हमारा कॉन्सेप्ट यहीं तक है। इसके बाद जो एक पेज बचा है ये तो यूनिमोलिकुलर वगैरह बताऊंगी कल, वैसे भी तुमसे मॉलिक्युलरिटी में पूछूंगी तो कल पूछेंगे, ठीक है। तब तक मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, लेट्स सी, ये होता है किसी के साथ ऐसे रात में उठ के ऐसे, या रात में उठ के या दिन में कभी ऐसे स्कूल से आने के बाद ऐसे बैग हटा के हाय, ऐसे शीशे के सामने, हाय नो आई एम नॉट रेडी टू गिव द इंटरव्यू राइट नाउ, कैन वी कंडक्ट इट टुमारो, आई एम बिजी इन द मीटिंग फॉर टुडे, ऐसे करते हो जाके शीशे के सामने, फिर ऐसे नो मोर ऑटोग्राफ्स, यू कम, अच्छा आ जाओ आ जाओ, फिर ऐसे व्हाट, कौन कैमरामैन कह रहा है डाउन टू अर्थ, ऐसा नहीं है भाई मैं ऐसी ही हूँ, ऐसे करते हो, एक्टिंग करते हो, एक्टिंग करते हो सामने सामने अस मोमेंट कर रहे हो, इसमें कभी अस मोमेंट कर सकते हो मेरे साथ, बताओ ये कर सकते हो तुम अस मोमेंट मेरे साथ, ऐसे कर सकते हो मेरे साथ अस मोमेंट? ये नहीं किया तो तुमने क्या किया यार, अगर तुमने इसमें नो लिख दिया तो तुमने क्या किया यार, खड़े होके कभी ये नहीं किया शीशे के सामने हाय हाय हाय, और ऐसे जैसे किसी के सामने ऐसे ऐसे रात में 2 बजे जैसे एकदम से नींद खुली है ना, तो खाने के साथ साथ ऐसे नो दैट इज नॉट माई डाइट प्लान, आई डोंट ईट ऑल द जंक फूड, ऐसे कुछ कभी कभी किया नहीं तुमने? हाँ मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं सबसे ज्यादा कब करती थी, बचपन में तो मैं करती थी, ठीक है, क्योंकि तब तो मुझे एकदम टीवी में जाने का शौक था। आई रिमेम्बर तुम लोग का जो पहला वो होना था, मीटअप होना था, तो मैं ऐसे, मुझे नींद नहीं आती ज्यादा, ठीक है, वैसे मैं बता दे रही हूँ, कभी किसी को बताना नहीं है बात, ठीक है। तो मैं ऐसे शीशे के सामने थी, मैंने कहा ऐसे, मैं बोल रही हूँ तापुर मैम, मैं ऐसे इमेजिन कर रही हूँ कि मैंने कहा थैंक यू एवरीवन, यू गाइस मेड मी इमोशनल टुडे, और मैं ऐसे एक्टिंग कर रही थी। तो ऐसे ऐसे सपने देखा करो, तो वैसे ही बेटा फिर तभी तो सच होते हैं ना, सच तो तभी होंगे ना जब ये सपने हम देख लेंगे। तो पहले सक्सेस स्टोरी दिमाग में रखो कि कल मैं माइक में, ऐसा होता है ना दोस्त माइक में खड़े हुए, वन ऑफ माई फ्रेंड जिसने मेरा हमेशा साथ दिया, यस शी इज द वन, तो ऐसे करके होता है ना कि इसका ही नाम ले लूंगी यार, फिर ये इतना काम आई है, इसका नाम ले लेंगे जब सक्सेस होंगे, है ना, हाँ एग्जैक्टली तो ये जरूर करा करो, ठीक है, ये मैनिफेस्ट जरूर किया करो। तो इन शॉर्ट ये तुम्हारा डाइट प्लान मैं तुम्हें बताऊंगी, पहले मेरे कोई चेंजेस आने दो, चेंजेस आएंगे फिर डाइट प्लान तुम्हें पता होगा, समझ रहे हो तुम? समझा नहीं तो समझा नहीं चलो भाई, सो दैट्स इट फॉर टुडे, दैट्स इट फॉर टुडे, और ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने पढ़ा मॉलिक्यूलरिटी, पॉपुलैरिटी यार, पॉपुलैरिटी भी पढ़ लिया साथ में, मॉलिक्यूलरिटी के साथ साथ पॉपुलैरिटी, जो तुम रात में उठ के सपने देख रहे हो वो भी है ना। चलो भाई, तो ये था हमारा आज का सेशन प्यारा सा अबाउट मॉलिक्यूलरिटी। मेक श्योर क्लास में आने से पहले इसको रिविजन जरूर करके आना, बहुत लंबा चैप्टर नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली इसकी आज 3rd लेक्चर है ना, 6-7 लेक्चर्स होंगे इसके, बाकी उसके बाद हम D&A ब्लॉक स्टार्ट कर देंगे, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री हमारी खत्म हो जाएगी इसके बाद, ठीक है। तो यस, ये तो हमारा 7 नंबर का चैप्टर है भाई, दिमाग में रखना, अच्छे से पढ़ना, रिवीजन करके ही नेक्स्ट क्लास में आना, तब तुमको अच्छे से समझ में आएगा कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, क्योंकि अलग अलग टाइप की मॉलिक्यूलरिटी होती है, उसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, कल। That's it for today. I'll see you all in the next class. Thank you so much everyone for joining the session and अच्छे से पढ़ाई करो, रिजल्ट तुम्हारा अच्छा होना चाहिए, समझ रहे हो तुम? That's it for today. खत्म, टाटा, बाय बाय, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, अगले सेशन में with again new topic and we'll continue molecularity as well. Thank you so much everyone. Bye bye. Take care. Keep studying. होमवर्क करके आना वरना तुम जाओगे पिट, ठीक है। Bye everyone. Thank you so much.